हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी की जो हमारी पहली बुक है इसका हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर की कंप्लीट समरी जो है वो कराने वाला हूँ। डिटेल में आपको हर एक चीज़ बताऊँगा और आपको मैं साथ के साथ ये भी बताते चलूँगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है। यहाँ पे आप जुड़ जाएंगे तो आपको सारी PDF नोट्स जो है वो मिल जाया करेंगे। कई बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपने नोट्स अपलोड नहीं करे, तो मैं आपको बता दूं, देखो संडे का जो दिन होता है ना, हम संडे के दिन सारी PDF डालते हैं। जितनी भी हमने पूरे हफ्ते में वीडियो बनाई होती है उस सभी की PDF हम आपको संडे को अपने ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। तो आप बिल्कुल घबराएं ना, सारी की सारी PDF आपको मिल जाएगी वहाँ से। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो eklavyastudypoint.com। इस पे भी हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही इस पे आपको डिटेल में नोट्स सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है और आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं। और आप वहाँ पे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए ये आपकी इंडेक्स है, यानी कि आपकी जो पहली बुक है इसमें टोटल 8 चैप्टर है जो आपके आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। आज हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमने ऑलरेडी करा दिया है, वो आप देख सकते हो। सेकंड चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाएगा तो हमारे टोटल 6 चैप्टर जो हैं वो बच जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर जो है आपका जनसंख्या के ऊपर है, तो जनसंख्या को समझेंगे उससे पहले क्या क्या बेसिक होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी देश को ये जानना ज़रूरी है कि उस देश में कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, यानी कि फीमेल्स कितनी हैं और मेल कितने रहते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद कि प्रतिवर्ष वहाँ पे कितने बच्चे हैं जो कि जन्म ले रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु का कारण भी क्या है, कारण भी पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या वे लोग नगरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या गाँवों में ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या ये लोग पढ़े लिखे हैं या फिर ये लोग काम क्या करते हैं, और काम भी करते हैं तो कैसा काम करते हैं, क्या ये बिजनेस में है, नौकरी में है, ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो किस काम में है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये सब कैसे पता लगता है किसी भी देश के बारे में, किसी भी देश में ये जानकारी, ये आंकड़े जो हैं कैसे पता लगेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जनगणना की जाती है, ठीक है। जनगणना होती है और जनगणना जो होती है उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल डिटेल में पता लगती है। तो ये जो चैप्टर है ये जनसंख्या के ऊपर में है, इसमें ना कुछ बेसिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल सी लाइन है, आपको पता होनी चाहिए। इसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए दुनिया भर में अगर हम बात करें तो जनसंख्या जो है वो असमान रूप से वितरित है। जनसंख्या का असमान रूप से वितरण का क्या अर्थ है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए पूरी दुनिया में हम देखें तो जनसंख्या एक जैसी हर जगह आपको नहीं दिखेगी। कुछ जगह पे आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी कि कई जगह पे ऐसा है कि कम स्थान पर बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। छोटा सा स्थान है लेकिन रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो विश्व में आपको यह भी दिखेगा कि कोई बहुत बड़ा स्थान है लेकिन वहां पे लोग जो हैं बहुत ही कम रहते हैं। इसी को बोला जाता है जनसंख्या का असमान वितरण, यानी जनसंख्या जो है सभी जगह पे एक समान नहीं है, कुछ जगह पे ज्यादा है तो कुछ जगह पे कम है। इसी को लेकर एक विद्वान है जिनका नाम है जॉर्ज बी क्रेसी। इन्होंने इसी चीज को लेकर कुछ कथन कहा है, यानी इन्होंने क्या कहा है इसको समझेंगे। इन्होंने कहा है कि जो एशिया की जनसंख्या है ना, एशिया की जनसंख्या, उसके बारे में कहा है। ये कहते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं एशिया में वो कम स्थान पे ज्यादा रह रहे हैं और ज्यादा स्थान पे कम रह रहे हैं, ये कहने का मतलब है। और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो ऐसा ही प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। ऐसा केवल एशिया में नहीं, अगर दुनिया में देखें तो वहां पे भी हमको ऐसा ही मिलता है कि कम स्थान पे ज्यादा लोग रहते हैं और ज्यादा स्थान पे कम लोग रहते हैं। ये आपको और अच्छे से समझाता हूं मैं। देखिए आप अगर कभी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा। आप अगर कभी पहाड़ में गए होंगे, किसी पहाड़ी इलाके में गए होंगे, तो आपको वहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पे बहुत बड़े क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है वो बहुत ही कम होती है। क्यों इतने बड़े क्षेत्रफल में लोग कम क्यों रहते हैं, क्योंकि देखिए ये ऊबड़ खाबड़ जगह होती है। यहाँ पे जो जीवन है ना वो काफी कठिन है, यहाँ पे सुविधाएं नहीं है लोगों को, पहाड़ों में उतनी सुविधाएं नहीं मिलती, इसलिए यहाँ पे लोग कम रहते हैं। लेकिन आप इसी को पहाड़ की जगह आप किसी नगर में चले जाओ, कोई नगर है, शहर है जो कि समतल है, यानी कि प्लेन पर है, उस समतल में आप देखोगे कि बहुत
छोटी सी जगह पे या बहुत कम जगह पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। जहां पहाड़ों में बहुत बड़े क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती थी, वहीं पे अगर हम देखें नगरों में या किसी समतल पे, किसी प्लेन जगह पे जाते हैं तो वहां पे कम जगह पे भी ज्यादा लोग रहते हैं। तो ये जैसा इसमें बताया गया ये मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप, पूरी दुनिया में जनसंख्या का जो वितरण है उसके प्रारूप को थोड़ा सा समझते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, दुनिया भर की अगर हम बात करें तो जनसंख्या वितरण क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। देखिए, जनसंख्या वितरण जो शब्द है इसका मतलब होता है कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित हैं, यानी कि जो जमीन है जिसको हम भूपृष्ठ कह रहे हैं वहां पे लोग किस तरीके से रहते हैं, इसी को हम जनसंख्या का वितरण कह सकते हैं। जैसे देखो, आपको कुछ जगहों पे लगेगा कि बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, कुछ जगह पे आपको लगेगा बहुत कम लोग रहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो ये जनसंख्या का वितरण हो जाएगा, कहीं पे ये कम होता है तो कहीं पे ये ज्यादा होता है। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था पहाड़ का और प्लेन का। पहाड़ों पे आपको कम लोग दिखेंगे तो प्लेन पे आपको ज्यादा लोग दिखेंगे। मोटे तौर पर क्या है, अगर हम समझें तो विश्व की जनसंख्या का 90% जो है, ठीक है, दुनिया की जनसंख्या का जो 90% है वो इसके केवल 10% स्थान वाले जो भाग है उसी पे निवास करता है। अब आप सोचो कितना हैरानी वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, मान लो ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में केवल जो 10% हिस्सा है, ठीक है, उसी हिस्से पे ज्यादातर लोग रहते हैं और बाकी हिस्से जो है वो ज्यादातर खाली रहते हैं। अब ये जो हिस्सा है वो केवल एक जगह पे नहीं है, मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है, लेकिन वो अलग अलग जगह हो सकती है, ठीक है। यानी कि 10% स्थल पर 90% लोग रह रहे हैं और बाकी जो 90% स्थल बच जाता है वहां पे कितने कम लोग हैं आप अंदाजा लगा सकते हो, मात्र 10%। तो ऐसा क्यों है, तो वही मैंने आपको बताया था कि लोग क्या करते हैं, जहां पे सुविधाएं ज्यादा होती है, जो प्लेन होता है, समतल होता है, जहां पानी सारी सुविधाएं हो, लोग वहां पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जहां पे जीवन कठिन होता है वहां पे लोग रहना कम पसंद करते हैं। इसीलिए जनसंख्या का जो वितरण है आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, कहीं पे कम जगह पे ज्यादा लोग दिख रहे हैं तो कहीं पे ज्यादा जगह पे भी कम ही लोग रहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहां से क्वेश्चन आपके आते नहीं, अगर आ गया तो एमसीक्यू वगैरह में आ गया तो आ गया, वरना मैं आपको सीधा लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा कहां कहां से आते हैं। बाकी चैप्टर तो पूरा पढ़ा रहा हूं, समझना आपको सब कुछ है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें दुनिया के जो 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश है, यानी 10 ऐसे देश जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, विश्व यहां पे विश्व की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो केवल इन्हीं 10 देशों में रहती है। और इनमें से भी, उन 10 देशों में से भी 6 देश तो केवल केवल एशिया में ही है, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक ग्राफ रखता हूं, इसमें आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये जो आपको यहाँ पे कंट्रीज दिख रही है जिसमें चाइना है, भारत है, यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको, ये वो 10 देश हैं जिनकी जनसंख्या दुनिया में ज्यादा है, यानी दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले ये टॉप में आए हैं तो ये 10 देश है। और इसमें से भी 6 देश जो है वो एशिया में है। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, चीन जो है वो एशिया में है, भारत जो है वो एशिया में है, अमेरिका जो है वो एशिया में नहीं है, इंडोनेशिया आपको एशिया में दिखेगा, ब्राजील जो है ये भी आपको एशिया में नहीं दिखेगा क्योंकि ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका में आता है। पाकिस्तान आपको एशिया में दिखेगा, नाइजीरिया जो है ये आपको अफ्रीका में दिखेगा, ये एशिया में नहीं है नाइजीरिया, बांग्लादेश आपको एशिया में दिखेगा, रूस जो है, मैक्सिको भी आपको बाहर दिखेगा। रूस का क्या है, रूस का कुछ हिस्सा तो आपको यूरोप साइड में दिखता है और बाकी हिस्सा जो है इसका एशिया में दिखता है। तो ये मान लो आप मोटे मोटे ये 6 देश जो है ऐसे जो एशिया में इनकी जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब है टोटल दुनिया के 10 देश जिनकी जनसंख्या ज्यादा है वो ऐसे हैं। सबसे पहले नंबर पे चीन आता है, फिर भारत आता है, फिर यूएसए आता है, इस तरीके से इस क्रम में आते हैं। और इन 10 देशों में से 6 देश तो केवल और केवल एशिया में आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है जनसंख्या का घनत्व। देखिए, पहले क्या होता था, आज से अगर मैं 4-5 साल पहले जाऊं, पीछे जाऊं, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब आपके वैसे वाले 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते, अब आपके पेपर में आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके सामने आंसर पहले से लिखा मिलेगा, बस आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपको उसको देख के आंसर में से ही पहचानना होगा। तो ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, क्या मतलब है जनसंख्या का घनत्व। तो इसको कहते हैं, शॉर्ट में समझे तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है इसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर है ये एरिया, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, लोगों की जो भी
रहने वाले लोगों की जो भी संख्या है उसी को हम जनसंख्या का घनत्व मान लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है एक तरह से, इसको मैं आगे आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अब देखो, भूमि जो होती है हमारी, जो जमीन होती है, उसकी प्रत्येक इकाई यानी कि प्रत्येक यूनिट में उस पर रह रहे जो लोगों के पोषण की एक सीमित क्षमता होती है। कि जमीन जो होती है ना, जमीन की भी एक क्षमता है, उतने ही लोग उस पर रह सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे संसाधनों की कमी हो जाएगी। तो यही आपको बताया गया है कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि का आकार, इसके बीच का जो अनुपात है वो हमको समझना जरूरी है, और इसी अनुपात को हम एक तरह से जनसंख्या के घनत्व के रूप में देखते हैं, ठीक है। यही अनुपात जो होता है वो जनसंख्या का घनत्व होता है। अब एक जनसंख्या के घनत्व का एक फॉर्मूला भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है कि जनसंख्या को हम उसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब, मान लो कोई जगह है जिसका नाम है क, वहां पे 100 किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर की जगह है जिसमें 1.5 लाख लोग रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जनसंख्या को ऊपर रख देंगे और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 1500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आ गया, यानी कि यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो 1500 मान ली जाएगी। ये जनसंख्या का घनत्व होता है और जनसंख्या के घनत्व को निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज समझा दूं आपको, कुछ राज्य ऐसे मिलेंगे जिनका जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होगा, तो कुछ राज्य ऐसे होंगे जिनकी जनसंख्या का घनत्व जो है वो कम होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, आप बिहार का देखोगे और दूसरी तरफ आप मान लो एक राज्य है बिहार, एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आप इन दोनों स्टेट के जनसंख्या के घनत्व को जो आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो आपको काफी ज्यादा मिलेगी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जब आप देखोगे इसी चीज को, तो वहां पे 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या आपको बहुत ही कम मिलेगी। तो इस तरीके से जनसंख्या का घनत्व देख। अगला टॉपिक है आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, इस चैप्टर से ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, और सीबीएसई बोर्ड से आप तो आपके में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि जनसंख्या का जो वितरण है उसको कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं इसे, यहाँ पे आप समझिए। देखिए, जनसंख्या को का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो 3 कारक है। एक तो है भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसको मैं आपको और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपसे बोलता हूं, देखो मेरी बात को समझो। मैंने आपसे ये कहा कि बच्चे आप कौन सी जगह पे रहना पसंद करोगे। मान लो अगर आप जहां पे भी रहते हो आपको उस जगह से अच्छी जगह पे जाने के लिए कहें, तो आप किन फैक्टर को ध्यान में रखोगे, तो वही आपके ये कारण हो जाएंगे। आप भौगोलिक कारक भी ध्यान से रखोगे, क्योंकि कोई भी पहाड़ी दुर्गम एरिया में नहीं रहना चाहेगा, उबड़ खाबड़ एरिया में नहीं रहना चाहेगा। वो क्या चाहेगा, ऐसी जगह पे रहूं जो समतल हो, प्लेन हो, जहाँ पे पानी मिल जाए, ठीक है, जहाँ की भूमि या मिट्टी जो है उपजाऊ हो। ये कारण भी देखेंगे। आर्थिक कारण भी देखेंगे कि ऐसी जगह पे लोग रहना पसंद करेंगे जहाँ पे रोजगार हो, ठीक है, लोगों को आर्थिक सुविधाएं मिल जाए। फिर ऐसी जगह पे भी रहना पसंद करेंगे जहाँ पे सामाजिक रूप से देखें तो शांति का माहौल हो, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी वो जगह अच्छी हो। तो इन कारकों को देखते हैं। तो इसको ना हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा भौगोलिक कारक में क्या क्या आ जाता है। इसको समझते हैं। आप जल को देखोगे कि जहां पे पानी उपलब्ध हो, जहां पे भू आकृति यानी कि समतल हो। जलवायु भी देखोगे, ऐसी जलवायु होनी चाहिए जहां पे आसानी से इंसान जी सके, रह सके। मृदा को भी देखते हैं क्योंकि मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। तो ये कारण हो जाएगा भौगोलिक। आर्थिक पूछें तो खनिज होने चाहिए, वहाँ पे खनिज संसाधन हो। खनिज की वजह से औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण की वजह से रोजगार मिलेगा, रोजगार और औद्योगिकरण होगा तो वहाँ पे नगरीकरण बढ़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट ध्यान में रखेंगे। फिर सामाजिक सांस्कृतिक कारक आ जाते हैं। अब इसको ना हम एक एक करके ना इन पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मैं भौगोलिक कारक जो है इसको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जल। देखिए जल क्या है, जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर हम रह रहे हैं और पृथ्वी पर जल है। अगर मान लो पृथ्वी पे जल नहीं होता तो जीवन यहाँ पे नहीं हो सकता था। जल इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण संसाधन होता है। तो जब भी हम कहीं पे जाना पसंद करेंगे, कहीं पे रहना पसंद करेंगे, तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, वहां पे जल उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। और जल कैसा होना चाहिए, जल ऐसा हो कि पीने योग्य हो, स्वच्छ हो, ठीक है। लोग ऐसी जगह पे बसना पसंद करेंगे जहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध हो। क्योंकि भाई देखो, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, जानवरों को नहलाने के लिए, जानवरों को पानी पिलाने के लिए, खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए,
औद्योगिकरण करने के लिए, हर काम के लिए क्या चाहिए हमको, जल चाहिए। जल नहीं है तो जल के बिना कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए आप देखोगे ना कि जितनी भी हमारी जो सभ्यताएं होती हैं या जो सघन बसावट होती है, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, वो हमेशा नदी घाटी के किनारे रहते हैं। कोई भी नदी जो है, नदी के किनारे वाला जो हिस्सा होता है, वहां पे आपको ज्यादा जनसंख्या मिलती है। उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि वहां पे जल जो है आसानी से उपलब्ध है। तो ये हो गया एक फैक्टर। दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारा भू आकृति। मैंने भू आकृति को आपको पहले से एक्सप्लेन कर रखा है कि लोग पहाड़ी इलाकों में कम रहते हैं और समतल या प्लेन की तरफ ज्यादा जाते हैं। क्यों, क्योंकि भू आकृति बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। लोग समतल जो स्थान होता है वहां पे ज्यादा बसना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सड़क बनाना, उद्योग, ठीक है, उद्योग को स्थापित करना उसके लिए अनुकूल होता है, सही होता है। क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है, यहाँ पे लोग कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। पहाड़ी इलाकों में ना तो सड़क अच्छे से बनाई जा सकती है, ना वहाँ पे सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, वहाँ पे दुर्गम होता है सब कुछ, वहाँ पे जीवन भी कठिन होता है। इसलिए लोग भू आकृति को भी महत्व देते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। और एक ही स्लाइड में आपको समझा रहा हूँ ताकि सारे पॉइंट आपको याद रहे। तीसरा है जलवायु। जलवायु क्यों महत्वपूर्ण है ये समझिए। क्योंकि देखिए, क्योंकि जहां पे भी हम रहते हैं वहां की जलवायु बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मान लो आप माइनस वाले टेम्परेचर में रहोगे, जहां पे माइनस में 10 डिग्री 20 डिग्री पहुंच रहा है, तो वहां पे जीवन कितना कठिन होगा। वहां पे क्यों लोग रहना पसंद करेंगे, लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे ना जहां पे ज़्यादा गर्मी भी ना हो और वहां पे ज़्यादा सर्दी भी ना हो। ठीक है, एक एवरेज सा मौसम हो, एवरेज सी वहां पे जलवायु हो, इस तरीके से। तो जलवायु जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अधिक उष्ण और ठंडे जो मरुस्थल वाली जो विषम जलवायु होती है, मानव वहां पे मानव बसाव के लिए वो असुविधाजनक होती है। यानी कि लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करते। लोग कहां पे रहना पसंद करते हैं, लोग ऐसी जलवायु वाले क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे जहां पर ज्यादा गर्मी भी ना हो और ज्यादा सर्दी भी ना हो। ठीक है, जीवन जहां पे आसान हो। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अगला पॉइंट है मृदा। मृदा देखो क्या है, क्योंकि मिट्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग ऐसी जगह पे हमेशा से रहना पसंद करते हैं जहां पे मिट्टी जो हो वो उपजाऊ हो। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी जहां पे होगी वहां पे क्या होगा, वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे, वहां पे लोगों को क्या मिलेगा, लोगों को वहां पे अच्छी जमीन मिल जाएगी जिससे वो गहन कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो जो मृदा होती है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं एक बार हट जाता हूँ स्क्रीन के सामने से, आप चारों पॉइंट जो है एक साथ देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी मैं इसकी पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चारों पॉइंट मैंने एक साथ रख दिए। भौगोलिक के बाद क्या था, आर्थिक कारक था। आर्थिक कारक में देखिए क्या है, खनिज। खनिज को समझ लेते हैं। देखिए, जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधन उपलब्ध होते हैं वहां पे उद्योग ज्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि खनन का काम होता है, कच्चा माल वहीं से मिल जाता है, उद्योग वगैरह वहां पे स्थापित कर दिए जाते हैं। जहां पे उद्योग स्थापित कर दिए जाते हैं वहां पे लोगों को रोजगार भी मिलता है। जहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो लेबर है या मजदूर है वो लोग वहां पे रहेंगे और फिर वहां पे सुविधाएं भी अपने आप ही होंगी। तो इसको समझते हैं, खनिज युक्त क्षेत्र जो है ये उद्योगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे खनन की गतिविधि होती है और औद्योगिक गतिविधि होती है, जिसके कारण क्या होता है, रोजगार जो होता है यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। फिर यहाँ पे डिमांड बढ़ती है कुशल और अर्धकुशल, यानी कि स्किल्ड लेबर जो होते हैं और जो अनस्किल्ड टाइप के होते हैं जिनको थोड़ा बहुत आता है, ऐसे लेबर की भी यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड हो जाती है और जनसंख्या को सघन बना देती है। यहाँ पे फिर लोग क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या काफी सघन हो जाती है। जैसे इसका एग्जांपल है अफ्रीका में, जैसे कटंगा हो जाएगा, जाम्बिया हो जाएगा, ये तांबा पेटी के नजदीक के है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये तो खनिज वाला हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट है आपका नगरीकरण। नगरीकरण देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, रोजगार के लोगों को बेहतर अवसर मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे शैक्षणिक और चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वो आराम से मिल जाएगी। यहाँ पे परिवहन और संचार के साधन मिल जाएंगे बेहतर, क्योंकि नगरों में आपको हमेशा सुविधा दिखेगी। गांव के लोग नगर की तरफ क्यों जाते हैं, गांव के लोग नगरों की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं, क्योंकि गांव में उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो उनको नगरों में मिल जाती है। ठीक है, तो अच्छी नागरिक सुविधाएं कहाँ मिलेगी, नगरों में मिलेगी। यहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं उनका जीवन जो है अच्छा बीतता है, सुविधाएं होती है, तो इसलिए लोगों को आकर्षित करती है ये जगह अपनी ओर। लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं खींचे चले आते हैं नगरों की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरों की नगरीय जो क्षेत्र है उसकी तरफ प्रवास करते हैं और इससे नगरों का जो आकार है बढ़ जाता है, नगरों की जनसंख्या बढ़ जाती है। गाँवों की जनसंख्या जहाँ धीरे धीरे कम होती है वहीं नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लग जाती है। अगला पॉइंट है आपका औद्योगिकरण, इसको समझते हैं। देखिए,
जहाँ पे औद्योगिक पेटियां होती हैं, जहाँ पे औद्योगिक उद्योग वगैरह ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे रोजगार के अवसर लोगों को ज़्यादा मिलते हैं। बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में आकर्षित होकर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कारखाने स्थापित होते हैं। तो कारखानों के केवल ये मत सोचिए कि जहाँ पे कारखाने हैं वहाँ पे केवल कारखानों के मजदूर आएंगे, नहीं, बल्कि यहाँ पे कारखानों के श्रमिक के अलावा परिवहन की सुविधाएं और दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवाएं भी यहाँ पे उपलब्ध अपने आप होने लग जाती है। क्योंकि जहाँ पे इतने सारे लोग रहेंगे तो उनको तो स्कूल भी चाहिए होगा, ठीक है, उनको हॉस्पिटल भी चाहिए होगा, उनको यातायात की सुविधाएं भी चाहिए होंगी। तो ये सब अपने आप एक इकोसिस्टम होता है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है जापान का कोबे ओसाका प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण है और लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में रहते हैं और काफी सघन बसा हुआ क्षेत्र है ये। आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक में क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल भी है और आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि कुछ जो स्थान होते हैं ना, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो जिसका धार्मिक महत्व होता है, सांस्कृतिक महत्व होता है, उसके कारण भी लोग इधर आकर्षित होते हैं। आप देखोगे लोग मथुरा में, वृंदावन में जाना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो चाहते हैं मैं वहाँ रहूँ। ऋषिकेश जैसे कि देवनगरी जिसको कहा जाता है, लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। या फिर मान लो जैसे काशी हो जाएगा, लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे क्योंकि उसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। तो ये चीज़ें भी लोगों को आकर्षित करती है। इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां पे सामाजिक और राजनीतिक अशांति हो। बिल्कुल, जहां पे मान लो सामाजिक रूप से सही ना हो, जहां पे क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती हो, जहां पे क्राइम बहुत ज़्यादा हो, राजनीतिक अशांति हो, लोग उन जगहों को छोड़ देंगे और किन जगहों पे रहना पसंद करेंगे, जहां पे उनको शांति मिले, ठीक है, जहां पे उनको सुरक्षा मिले। कई बार क्या होती है, सरकार जो होती है वो भी चाहती है कि लोग जो है वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसें अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाएं। सरकार भी प्रोत्साहित करती है। कई बार क्या होता है, किसी जगह की जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तेजी से बढ़ जाती है। तो अब ऐसे में समस्याएं आने लग जाती है संसाधन को लेकर। तो सरकारें ये चाहती हैं कि लोग उन जगहों को छोड़कर ऐसी जगह पे जाके बस जाएं जहां पे जनसंख्या पहले से कम हो। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा जनसंख्या वृद्धि। अब यहाँ पे एक अच्छा सा पॉइंट है, मुझे कमेंट में मैंने देखा था, किसी बच्चे ने मुझे लिखा था, तो उसी को देखकर मुझे ये पॉइंट याद आ रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि आपके मन में भी एक कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, मान लीजिए कोई जगह है, उस जगह का नाम है ए, ठीक है। मान लीजिए कोई जगह है, उस जगह का नाम क्या है, ए। यहां पर रहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या है 100। मान लो किसी ए जगह पर 100 लोग रहते हैं पहले से। अब वहां पे 50 लोग आ जाते हैं, यानी 50 लोग प्लस हो जाते हैं। पहले यहाँ पे कितने लोग रहते थे, 100 लोग रहते थे। अब यहाँ पे 50 लोग क्या हो गए, आ गए हैं, कहीं से भी आ गए हो, ठीक है। 50 लोग यहाँ पे आ गए, तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 150। यानी पहले थी 100 और अब हो गई है 150। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, आप ये कहोगे कि जनसंख्या जो है वो बढ़ गई है, पहले 100 थी अब 150 हो गई है, यानी कि यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, ठीक है। इसको जनसंख्या वृद्धि समझते हैं बच्चे, बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई गलती नहीं है, जो आप समझते हो ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और सिचुएशन रखता हूँ कि मान लीजिए ये ए जगह है, यहाँ पे टोटल 100 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ से 50 लोग जो हैं वो माइनस हो गए, यानी कहीं चले गए। अब यहाँ पे जो लोगों की संख्या बची है, 100 में से 50 चले गए, तो अब यहाँ पे केवल 50 लोग बचे हैं। ये आपको समझ में आया। तो अब इस 50 लोगों की जो संख्या है, इसको आप क्या कहोगे, क्या ये भी जनसंख्या वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे भी हम इसको जनसंख्या वृद्धि मानेंगे। 150 से 150 हुए वो भी जनसंख्या वृद्धि है, और 100 से 50 हुए वो भी जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि का मतलब केवल बढ़ना नहीं है, बल्कि यहाँ पे वृद्धि का मतलब परिवर्तन से है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जनसंख्या वृद्धि की जगह आपको पेपर में लिखा मिले जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन, तो भी आपको यही समझना है। तो अगर मैं आपको जनसंख्या वृद्धि की जगह जनसंख्या परिवर्तन लिख के बताता तो आपको समझ में आ जाता, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में जब 50 लोग बाहर से आए तो भी जनसंख्या में परिवर्तन हो गया, यानी पहले 100 थी वो 150 हो गई, चेंज हो गई। अब जब 50 लोग चले गए तो भी जनसंख्या में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन एक ही चीज है, पेपर में कंफ्यूज मत होना, बस इस चीज को ध्यान रखना। मैं आगे आपको और डिटेल में समझाऊंगा। इसको देखो, एक को ऋणात्मक वृद्धि बोलते हैं जनसंख्या की, और एक को धनात्मक, ठीक है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये आपको समझाना था। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि, इसको मैंने ऑब्लिक करके जनसंख्या परिवर्तन भी लिखा हुआ है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय जो है वो किसी क्षेत्र में
किसी निश्चित समय अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की जो जनसंख्या है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। ये वही एग्जाम्पल मैंने बताया ना कि 50 लोग बढ़ गए थे और एक जगह 50 लोग माइनस हो गए, यानी ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कि लोगों की संख्या बढ़ भी सकती है और लोगों की संख्या घट भी सकती है। इसको हम जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन के रूप में जानते हैं। और इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? इसको हम हमेशा परसेंटेज में यानी प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अभी आपको मैं जब जनसंख्या जो जन्म दर मृत्यु दर बताऊंगा वहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जनसंख्या परिवर्तन जो होता है वो किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, उस क्षेत्र की सामाजिक उत्थान और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होती है उसके बारे में भी बताता है। लोग क्यों कहीं पे जाते हैं? लोग इसलिए कहीं पे जाके रहना पसंद करते हैं, वहां पे उनको सुविधाएं मिल जाती है, वहां पे उनको रोजगार के साधन मिल सकते हैं, वहां पे उनको यातायात के साधन मिल सकते हैं, या वहां पे उनको बेहतर सुविधाएं मिल सकती है। तो अच्छी चीजों को देखकर लोग जाएंगे ना। तो किसी जगह पे अगर लोग ज्यादा आके पसंद मतलब आकर रहना पसंद कर रहे हैं तो वहां पे क्या पता लगता है कि जरूर वहां पे आर्थिक प्रगति होगी, वहां पे सामाजिक उत्थान होगा, वहां पे शांति होगी, वहां पे सुरक्षा होगी, वहां पे अच्छी बेहतरीन राजनीतिक व्यवस्था होगी। सब कुछ मतलब इसकी सूचक होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जनसंख्या परिवर्तन, इसको जनसंख्या वृद्धि भी कहते हैं। ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। इसको धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में हम देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अब समझोगे आप जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, इसमें क्या फर्क है। देखिए, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि को समझते हैं। किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच में, दो समय अंतराल का मतलब है जैसे मान लीजिए निश्चित समय होता है, जैसे मान लो 2000 से लेकर 2010 तक, ये निश्चित समय हो गया, यानी ना इसमें 2000 से पहले की बात होगी ना 2010 के बाद की, इसके बीच का है। ये बोलते हैं दो समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल के बीच में, ठीक है। किन्हीं दो समय अंतराल के बीच में जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होती है। यानी कि कहने का मतलब है जब जन्म जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, मृत्यु दर जो है वो कम हो गई है। यानी कि जन्म की बात करूं अगर मैं, तो जन्म तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही, मृत्यु कम हो रही है। जन्म दर बढ़ जाए लेकिन मृत्यु दर ज्यादा ना हो, मृत्यु दर से ज्यादा जन्म दर बढ़ जाए, तो इसको जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि कहते हैं, यानी जनसंख्या बढ़ गई है। समझ रहे हो? कहने का मतलब वही वाला एग्जाम्पल, 100 थे 50 आ गए 150 हो गए, यानी कि बढ़ रहा था वहां पे, तो ये धनात्मक में आ जाएगा। लेकिन एक जगह जहां पे घटती है उसको ऋणात्मक में देखते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा, जनसंख्या के ऋणात्मक जो वृद्धि होती है इसको समझते हैं। किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच में जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, यहाँ पे क्या था, जन्म दर जो थी वो मृत्यु दर से अधिक थी, लेकिन यहाँ पे जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है, तब जनसंख्या की जो वृद्धि होती है उसको हम ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जनसंख्या बढ़ रही है या जनसंख्या घट रही है, दोनों ही जनसंख्या में परिवर्तन कहलाती है या जनसंख्या में वृद्धि कहलाती है। लेकिन वो जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, यानी कि वो बढ़ भी रही हो सकती है या घट भी रही हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। इसको आप याद कर सकते हैं, पेपर में कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। देखिए, जनसंख्या में परिवर्तन कैसे हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। किसी भी क्षेत्र में मान लो कहीं पे 100 लोग रहते हैं, अब इस जनसंख्या में परिवर्तन कैसे हो सकता है। मान लो यहाँ पे 5 लोग मर गए, मृत्यु हो जाती है, तो कितने बचे, 95 लोग बचे। पहले 100 थे अब 95 हो गए, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जनसंख्या में परिवर्तन हो गया। एक तो ये कारण हो सकता है, या फिर मान लो यहाँ पे 100 लोग थे, कोई भी नहीं मरा, लेकिन यहाँ पे 10 नए बच्चों का जन्म हो गया, तो अब इनकी संख्या क्या हो गई, 110 हो गई। 100 पहले थे, 10 बच्चों का जन्म हो गया, 110। तो यहाँ पे भी क्या है, जनसंख्या में परिवर्तन हो गया। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या होते हैं, अब यहाँ पे समझो। दो कारण तो मैंने बता दिया, जन्म और मृत्यु, ये तो होते हैं। एक और कारण हो सकता है, मान लो कहीं पे रहने वाले लोगों की संख्या 100 है, मान लो ये दिल्ली है, दिल्ली में 100 लोग रहते हैं, लेकिन मान लो यूपी से 50 लोग चले गए दिल्ली में। अब यहाँ पे तो 50 लोग कम हो गए ना, क्योंकि यहाँ से तो चले गए, लेकिन यहाँ पे 50 लोग बढ़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी यहाँ पे 150 हो गए। तो जनसंख्या में परिवर्तन यहाँ पे भी हो गया कि पहले 100 थे, अब 50 आ गए तो 150 हो गए। तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक तीसरा जो है वो एक तरह से प्रवास भी होता है। तो आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर समझ में आ गया, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। एक तो होता है जन्म। अगर जन्म
हो रहे हैं तो उससे भी जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन आएगा। दूसरा कारण होता है मृत्यु। अगर मान लो मृत्यु ज्यादा कम हो रही है, कम या ज्यादा जो भी हो रही है, उससे भी जनसंख्या में परिवर्तन आएगा। तीसरा होता है प्रवास। मान लो कहीं से लोग आ रहे हैं या कहीं पे लोग चले जा रहे हैं, तो उससे भी जनसंख्या जो है उसमें परिवर्तन होता है। तो जनसंख्या में परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। क्लियर समझ में आया? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब बात करते हैं जन्म दर और मृत्यु दर। इसमें आपके पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। जन्म दर क्या होता है और मृत्यु दर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जन्म दर क्या होता है, जन्म दर कैसे करते हैं, इसको भी परसेंटेज में नापा जाता है। जैसे कि देखो, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी ये देखा जाता है कि किसी निश्चित समय काल के दौरान जो 1000 महिलाओं ने जितने बच्चों को जन्म दिया है, 1000 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, उसमें से कितने बच्चे जीवित बचे। मान लो 1000 महिलाओं ने एक एक बच्चे को जन्म दिया तो 1000 बच्चे पैदा हो गए, ठीक है। लेकिन उसमें से 10 जो है उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या हो गया, 10 की संख्या कम हो जाएगी। तो इस तरीके से देखा जाता है कितने जीवित बच्चे हैं। इन जो 10 बच्चों की मृत्यु हो गई उसको काउंट नहीं किया जाएगा, केवल जीवित बच्चों को काउंट किया जाएगा। तो प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की जो संख्या होती है उसको जन्म दर के रूप में, ठीक है, रखा जाता है, दिखाया जाता है। तो ये तो हो गया जन्म दर। दूसरा जो टॉपिक है वो है मृत्यु दर। मृत्यु दर में क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे जो लोग मृत हो रहे हैं, यानी जिनकी मृत्यु हो रही है, उन मृतकों की संख्या के रूप में इसको अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि किसी निश्चित समय के दौरान किसी निश्चित जगह पर 1000 लोगों में जितने लोगों की डेथ हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है, उसको मृत्यु दर कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछा जाता है काफी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रवास। तो जनसंख्या के परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म मृत्यु दोनों आपको बता दिया। तीसरा होता है प्रवास, जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, ठीक है, यानी एक स्थान को छोड़ दिया और दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, यानी जहां से चलना शुरू कर रहे हैं, वो उद्गम स्थान होता है। यानी हमने जिस जगह को, जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है, मैंने दिल्ली को छोड़ दिया और मैं चला जाता हूं यूपी में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये उद्गम स्थान हो जाएगा जहां से मैं चला हूं। यानी मैं दिल्ली से चला था यूपी के लिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, उद्गम स्थान हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मेरा जहां पे मैं अब रहने वाला हूं, ये मेरा हो जाएगा गंतव्य स्थान, जिसको मैं कहूंगा डेस्टिनेशन, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, गंतव्य स्थान। और जिस स्थान में आगमन करते हैं वो गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, क्योंकि भाई मान लो दिल्ली से 100 लोग चले जाते हैं यूपी, तो यहाँ पे 100 लोगों की दिल्ली में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यही 100 लोग जो है यूपी में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो बढ़ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जनसंख्या क्या है, कम हो जाएगी और वहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इसको एक तरह से आप जनसंख्या का धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि के रूप में भी इसको देख सकते हो, ठीक है। और उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी हो जाती है, तो गंतव्य स्थान जो है वो जनसंख्या में वहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये प्रवास होता है। क्लियर हो गया? प्रवास का मतलब क्या है, एक स्थान से लोगों का दूसरे स्थान पे चले जाना, ये प्रवास कहलाता है। जहां से वो चला है वहां पे जनसंख्या कम हो जाएगी, जिस जगह पे वो जाके बस रहा है उस जगह पे जनसंख्या बढ़ जाएगी। प्रवास जो होता है वो कई तरीके का होता है। देखिए प्रवास जो है वो स्थायी हो सकता है। मान लो कोई व्यक्ति किसी एक जगह को छोड़कर परमानेंट वहां से चला गया, कि अब वो उस जगह पे आएगा ही नहीं। अब वो जिस दूसरी जगह पे गया है, मान लो कोई दिल्ली को छोड़ के यूपी चला गया है, तो अब वो दिल्ली में दोबारा आएगा ही नहीं, यहाँ पे रहेगा ही नहीं, तो इसे बोलते हैं स्थायी, यानी कि परमानेंट चला गया है। या फिर ये अस्थायी भी हो सकता है, कि मान लो दिल्ली छोड़ के गया है लेकिन वो 6 महीने के लिए गया है, 6 महीने वहां पे काम करेगा, पैसे कमाएगा, 6 महीने के बाद वापिस दिल्ली में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं अस्थायी, यानी टेम्परेरी गया है। और ये मौसमी भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि इतने समय के लिए जा रहा है और उतने समय के बाद वापस आ जाएगा, ठीक है। तो प्रवास जो होता है वो स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है और मौसमी भी हो सकता है। प्रवास कई तरीके से हो सकता है। देखिए मान लो प्रवास ऐसा भी हो सकता है कि गांव से गांव, कोई व्यक्ति एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जा सकता है, यानी प्रवास गांव से गांव में भी हो सकता है। या फिर प्रवास गांव से नगर में भी हो सकता है। मान लो कोई व्यक्ति गांव में रहता है पर गांव को छोड़ के जा रहा है नगर की तरफ, तो गांव से नगर में भी हो सकता है। ये नगर से नगर में भी हो सकता है। मान लो कोई एक नगर में रहता है, अब वो दूसरे में जा रहा है, जैसे मान लो कोई दिल्ली में रहता है, अब वो मुंबई में जा रहा है, तो ये नगर से नगर हो गया प्रवास, ठीक है। और ये नगर से गांव की तरफ भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई मुंबई के नगर में रहता है लेकिन अब मुंबई से वो किसी बिहार के गांव में जा रहा है, तो ये नगर से गांव की ओर भी हो सकता है। तो प्रवास जो होता है वो कई तरीके का हो सकता है। तो ये आपको सारे बता दिए। अब आगे चलते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन है आप्रवास और उत्प्रवास, ये भी कई बार पेपर में आ जाता है, बहुत कभी कभार ही आने वाला क्वेश्चन है। तो आप्रवास और उत्प्रवास जो होता है इसमें क्या अंतर होता है, क्या होता है ये इसको समझिए। आप्रवास का मतलब क्या है कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो आप्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। जब कोई प्रवासी मतलब जो प्रवास करने वाला जो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है वो प्रवासी है। जब कोई प्रवासी किसी नए स्थान पे चला जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आप्रवासी कहलाएगा। उत्प्रवास में क्या होता है, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चला जाए, मान लो किसी स्थान पे रहता है उससे ही थोड़ा बहुत आसपास कहीं दूर जा रहा है या बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहा, आसपास जा रहा है, उसे उत्प्रवासी कहते हैं। तो आप्रवास और उत्प्रवास जो होता है उसमें यही अंतर है। इसके बाद ना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है, इसको रट लो, लिख लो कहीं पे भी, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये आपको अभी तक समझ में आ गए होंगे। देखिए प्रवास जो है उसको कौन से कारक प्रभावित करेंगे। कोई व्यक्ति प्रवास क्यों करेगा, मान लो आप कहीं पे रहते हो तो आप उस जगह को छोड़ के जाना क्यों पसंद करोगे। कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएगा, मान लो कोई व्यक्ति कहीं पे रह रहा है, वहां पे बहुत ही क्राइम हो रहा है, वहां पे सुरक्षा नहीं है, वहां पे लोगों को सुविधाएं नहीं है, वहां पे लोगों को समस्या है, ठीक है, वहाँ पे रोजगार नहीं है, वहाँ पे अच्छी हेल्थ सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, तो इन कारणों से वो छोड़कर किसी जगह पे जाएगा। किस किस जगह पे जाना पसंद करेगा, जहाँ पे अच्छा रोजगार हो, जहाँ पे अच्छी सुविधाएं हो, जहाँ पे हॉस्पिटल मिल जाए, जहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाए, ठीक है, अच्छी एजुकेशन मिल जाए। तो ये कारण होते हैं। तो प्रवास के को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक होता है प्रतिकर्ष और एक होता है अपकर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने प्रतिकर्ष और अपकर्ष में एक चीज लगा रखी है माइनस, और यहाँ पे मैंने लगा रखा है प्लस। मैंने ये क्यों लगाया है, ताकि आपको ना याद हो जाए। कई बार पता है क्या होता है, ये इतने मिलते जुलते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं, ये इसके पॉइंट लिख देते हैं इस वाले क्वेश्चन में और इसके पॉइंट लिख देते हैं इस वाले क्वेश्चन में, वो प्रतिकर्ष और अपकर्ष के बीच में अंतर नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे मैंने माइनस और प्लस लगा दिया, आपको पेपर में नहीं लगाना, बस आपको याद करवाने के लिए लगाया, ठीक है। माइनस मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत होगा, नेगेटिव होगा। मान लो यहाँ पे सुरक्षा नहीं है, लोगों को सुविधाएं नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही, इसलिए लोग यहाँ छोड़ जाएंगे। सॉरी, अपकर्ष कारक क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या है, बेहतरीन मिल रहा होगा, अच्छा रोजगार, अच्छी सुविधाएं। अब चलते हैं आगे समझते हैं। देखो पहले हम प्रतिकर्ष कारक को देख लेते हैं, नेगेटिव। कोई लोग किसी कोई भी व्यक्ति किसी जगह को छोड़ के क्यों जाएगा, वहां पे रहन सहन की निम्न दशा, यानी वहां पे रहने सहने के लिए अच्छी दशा नहीं है, वहां पे राजनैतिक अस्थिरता है, ठीक है, सरकार अस्थिर है, वहां पे जलवायु सही नहीं है, ये भी रीजन हो सकता है। बार बार वहां पे प्राकृतिक विपदाएं आती रहती है, मान लो भूकंप आ रहा है या कोई अन्य प्राकृतिक विपदा आ रही है, मान लो वहां महामारियां फैल रही है बार बार, आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, लोगों को रोजगार नहीं है, ठीक है, लोगों को सुविधाएं नहीं है, ये कारण हो सकते हैं, इसे बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। दूसरी तरफ होते हैं अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक मतलब लोग जिससे प्रभावित होके जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जहां पे लोगों को काम के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे वहां पे लोग रहना पसंद करेंगे, जहां पे रहन सहन की अच्छी दशाएं होंगी, जहां पे शांति और स्थायित्व होगा, शांति सुरक्षा ये सारी चीजें मिलेगी, जहां की जलवायु लोगों के अनुकूल होगी, ठीक है, जहां पे जीवन और संपत्ति की सुरक्षा मिले, तो लोग यहाँ पे रहना पसंद करेंगे। इसीलिए आपको याद है ना मैंने माइनस और प्लस क्यों लगाया था, ताकि आपको याद रहे। अब पेपर में ये क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आए तो ऐसा मत कर देना कि ये वाले पॉइंट यहाँ लिख दो, ये वाले पॉइंट वहां लिख दो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बहुत अगला टॉपिक है आपका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये पेपर में क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, ठीक है, ये इसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपके पेपर में आ जाता है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ये किसी क्षेत्र की जनसंख्या के पूर्व अनुमान लगाने के लिए काम में आता है, ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ना, ये किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन करने के लिए कि उस क्षेत्र की जनसंख्या कैसी है और भविष्य में उसकी जनसंख्या कैसी हो सकती है उसका पूर्व अनुमान लगाया जाता है, यानी कि प्रिडिक्शन की जाती है कि भविष्य में ऐसा कैसे हो सकती है, उसकी जनसंख्या कैसी हो सकती है। इसलिए ये सिद्धांत जो है मदद करता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या चीजें ये समझिए। इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि कोई देश या कोई समाज, मान लो कोई देश है या कोई समाज है, वो जब ग्रामीण और खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से प्रगति करके उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो उस समाज में उच्च जन्म दर, पहले उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर रहती थी, उससे वो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की स्थिति में आने लगता है, ठीक है। ये परिवर्तन जो होता है कई स्टेप में आता है। अब समझिए, देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें सिद्धांत में ये बताया गया है कि जैसे शुरू शुरू में कोई समाज होता है ना, वो ग्रामीण होता है,
वहाँ पे गांव वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लोग गाँव में रहते हैं। और वो खेतिहर होता है, यानी कि लोग प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, खेती हो गया, पशुपालन हो गया, इस तरीके का काम करते हैं। जब उस लोग उस अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं, यानी कि जब शुरू में वो अशिक्षित होते हैं, एजुकेशन वगैरह नहीं होती, क्या है, लोग गाँव में रह रहे हैं, लोग खेतों में काम कर रहे हैं और लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। लेकिन जब लोग उससे ऊपर उठ जाते हैं तब वो क्या होती है, वो नगरीय हो जाता है, यानी गांव की जगह नगरीय औद्योगिक हो जाता है। और लोग जो पहले पढ़े लिखे नहीं थे अब वो धीरे धीरे साक्षर हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में पहले उच्च जन्म दर होती है, जन्म दर भी बहुत ज़्यादा होती है, मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। अब वो धीरे धीरे निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होने लगती है। तो इसी को सामूहिक रूप से जनांकिकीय चक्र कहा जाता है। ये जो जनांकिकीय संक्रमण है ना, ये 3 स्टेप में होता है, ठीक है। वो 3 स्टेप कौन से है ये आपको पता होनी चाहिए। पहली अवस्था या प्रथम जो स्टेज है, 3 स्टेज या 3 स्टेप आप कह लो या पहली अवस्था कह लो। जो पहली अवस्था है उसमें क्या होता है समझिए, देखिए पहली अवस्था में उच्च जन्म दर, यानी जो जन्म हो रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। मृत्यु जो हो रही है वो भी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, जन्म भी ज्यादा मृत्यु भी ज्यादा, यानी जन्म दर भी उच्च रहती है और मृत्यु दर जो है वो भी उच्च रहती है। जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो धीमी होती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी क्यों हो रही है, क्योंकि जन्म भी ज्यादा हो रहे हैं और मृत्यु भी ज्यादा हो रही है। जितने पैदा हो रहे हैं ना उतने ही मर भी रहे हैं। तो जनसंख्या क्या है, एक तरह से स्थिर हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। अधिकतम लोग जो है वो क्या काम करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, प्राथमिक व्यवसाय में होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, खेती करना, ठीक है, पशुपालन करना, शिकार करना, ये प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं। बड़े परि जो जो बड़ी फैमिली होती है या जो बड़े परिवार होते हैं इसको संपत्ति माना जाता है। और जीवन प्रत्याशा जो होती है वो भी इनकी निम्न होती है, कोई बहुत लंबे समय तक जीते नहीं है ये, ठीक है। तो ये तो है पहली अवस्था। अब देखो पहली अवस्था से बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा थोड़ा थोड़ा दूसरी अवस्था में। जैसे ही हम आते हैं दूसरी अवस्था में, आपको दूसरी अवस्था में ले जाता हूं। इसमें देखो क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, शुरू में जन्म दर जो है वो उच्च बनी रहती है, लेकिन समय के साथ साथ जन्म दर जो है वो कम होती है। अभी क्या था, जन्म दर उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी पहली स्टेज में, लेकिन इसमें जन्म दर शुरू में तो उच्च है पर धीरे धीरे कम हो रही है। और इस अवस्था में मृत्यु दर जो है वो घट जाती है, मृत्यु दर भी कम हो जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ती है और बाद में घटने लग जाती है। अब क्या है भाई, जन्म दर जो है वो घटने लग रही है। शुरू में तो जन्म दर उच्च बनी है लेकिन बाद के समय में धीरे धीरे कम हो रही है। यानी शुरू में बहुत ज्यादा जन्म दर थी, बहुत ज्यादा जन्म हुए और मृत्यु दर जो थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। तो ऐसे में क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब सोचो कि मृत्यु कम हो रही है और जन्म ज्यादा हो रहे हैं तो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए जनसंख्या यहाँ पे तेजी से बढ़ती है, क्योंकि जन्म दर जो है शुरू में तो तेजी से उच्च रह रही है, मतलब ऊपर ही है, लेकिन बाद में धीरे धीरे घट रही है ना, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या क्या है, तेजी से बढ़ रही है। और बाद में धीरे धीरे जनसंख्या आके यहाँ पे घटने लग जाती है। ये तो थी द्वितीय अवस्था। तो पहली अवस्था और द्वितीय अवस्था दोनों अवस्थाओं में क्या है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब चलते हैं तीसरी अवस्था, इसमें स्थिर हो जाता है मामला। यहाँ पे क्या होता है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, यानी कि जन्म भी कम हो रहे हैं और मृत्यु भी कम हो रही है। एक तरह से एक बैलेंस बन जाता है, लगभग लगभग मानो संतुलन बन जाता है। और जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है, ज्यादा ना तो बढ़ रही है ना ज्यादा घट रही है, या फिर बहुत धीमी स्पीड में वृद्धि हो रही है उसमें। इस अवस्था में जनसंख्या जो है वो शिक्षित हो जाती है और तकनीकी ज्ञान मिल जाता है उसको, और विचार पूर्वक होकर परिवार के आकार के बारे में सोचती समझती है और परिवार को नियंत्रित करती है। तो ये इसकी 3 अवस्थाएं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि जो अवस्था पहली होती है, पहली अवस्था में क्या होती है, जन्म दर भी ज्यादा होती है और मृत्यु दर भी ज्यादा होती है, ये था। दूसरी अवस्था में क्या था, जन्म दर शुरू में ज्यादा रहती है और मृत्यु दर जो होती है कम होने लग जाती है, लेकिन बाद में कम होने लग जाती है, ठीक है। जन्म दर भी बाद में कम होने लग जाती है, मृत्यु दर तो घट जाती है। यहाँ पे जनसंख्या जो थी वो बहुत धीमी वृद्धि कर रही थी, यहाँ पे जनसंख्या तेजी से वृद्धि कर रही है। और तीसरी स्टेज में क्या होती है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही काफी घट जाती है, जिसकी वजह से जनसंख्या या तो बिल्कुल स्थिर हो जाती है या फिर बहुत धीमी गति से वृद्धि करती है। तो ये 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। इन तीनों अवस्था में कौन कौन से देश हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जो जनसंख्या है उसको कैसे नियंत्रण में लाया जा सकता है, जो तेजी से बढ़ रही जनसंख्या है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये अगला टॉपिक है। तो जनसंख्या को अगर नियंत्रित करना है, उसको कंट्रोल में लाना है, तो इसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था, यानी फैमिली प्लानिंग का जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, ये चलाया गया था। इसके तहत क्या कहा गया था, जो नए इसमें जो कपल होते हैं
उनको ये समझाया जाता है कि किस तरीके से वो दो बच्चों के बीच में गैप रख सकते हैं। ठीक है, जब पहला बच्चे का जन्म होता है तो दूसरा बच्चा जो पैदा होता है उसमें कम से कम 2.5 से 3 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, इसको समझाया जाता है। फिर बच्चे जब जरूरत हो तभी उसको पैदा करें, ज़्यादा बच्चे ना पैदा करें, कैसे फैमिली को सही तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, ये समझाया जाता है। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट है गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक जो चीज़ें होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गर्भ निरोधक में क्या है, महिलाओं में कॉपर टी वगैरह लगाया जाता है, उनको आजकल इंजेक्शन भी आते हैं, महिलाओं को इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है जिसमें 3 साल या 5 साल ऐसा कुछ होता है, शायद उसमें बच्चे नहीं पैदा होते हैं। और पुरुषों के लिए जैसे नसबंदी करवा सकते हैं अगर वो नहीं बच्चे पैदा करना चाह रहे, या कॉन्डोम वगैरह जो होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये गर्भ निरोधक में आ जाता है। इसके बाद है तीसरा, शिक्षा का प्रसार, यानी लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, लोगों को शिक्षा देनी है, उनको समझाना है कि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उसका नुकसान क्या होगा, संसाधन कम हो जाएंगे। जनसंख्या कम होगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा। अगर परिवार में 2 बच्चे होंगे तो परिवार को अच्छे से पाला जा सकता है, चलाया जा सकता है, 2 बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाई जा सकती है, उनको अच्छे से रखा जा सकता है। लेकिन अगर उसी परिवार में 5 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे होंगे तो ऐसे परिवार को चला पाना कितना मुश्किल होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब लोगों को एजुकेशन दी जाएगी, उनको शिक्षित किया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या पे नियंत्रण लाया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के। तो यहाँ पे हमने जो चैप्टर है वो पूरा कर लिया है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आपने नहीं करा तो, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कॉमेंट कर दें, शेयर कर दें वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।